हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। देखिए जी, हमारा चल रहा है रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पीजीटी कॉमर्स का क्लास, जिसमें हम यूनिट 4 यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की कर रहे हैं चर्चा। लास्ट क्लास में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में पढ़े थे और कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इनके लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के सिनेरियो की चर्चा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जहां होता है रिलेशन, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो अपना फैमिली का हो, चाहे किसी का भी जगह का हो, जहां होता है रिलेशन वहां होते हैं झगड़े। और अगर झगड़े हैं तो भाई साहब उसका समाधान है ना, और झगड़े के कारण भी है ना। दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड झगड़ा। इंडस्ट्रियल कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट, है ना, कि झगड़ा का कारण क्या है और उसके प्रिवेंशन क्या है। क्या क्या प्रिवेंशन आपका संवैधानिक है और क्या क्या असंवैधानिक है तरीके से किया जा सकता है, उसकी चर्चा आज हम क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या, बताइए। तो देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर वर्कर्स और एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन है तो भैया झगड़ा भी तो उन्हीं के बीच में होगा। वर्कर्स के बीच में झगड़ा हो सकता है, वर्कर्स एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में झगड़ा हो सकता है। तो यही जो झगड़े हैं इसको शॉर्ट आउट करने का प्रिवेंशन काम करना है ना। और कॉज क्या है, क्या क्या कारण है, उसकी चर्चा ये क्लास में करते हैं। चलिए चलते हैं क्लास में, है ना। आइए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कॉमर्स वाला भैया बाय NWB का ये आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको मिलेगा सारा नोट्स, है ना। और इसके साथ साथ इस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो फिर आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी तकलीफ आ रही है तो डायरेक्टली इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, आज कर रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 21। 21 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, 20 लेक्चर। आज 21वां लेक्चर है पीजीटी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या, उसकी कॉजेज क्या, प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो उसके लिए आइए इंडस्ट्रियल रिलेशन के सिनेरियो को पहले समझते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री वाइज चीजें समझ में होती जाएगी, है ना। थोड़ी थोड़ी करके दो लाइन करके आराम आराम से समझेंगे और चीजों को समझते चले जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस इन द कंट्री। ये बात तो बिल्कुल सही है कि इंडस्ट्रियल पीस के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो अगर वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में अच्छा रिलेशन चल रहा है तो इंडस्ट्रियल पीस बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, कह रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स सोशल इकोनॉमी फैक्टर्स होना चाहिए, सॉरी, नंबर ऑफ फैक्टर्स सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैव इन्फ्लुएंस्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन आवर कंट्री। ये बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग सेक्टर्स जो हैं वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। कह रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैव टेकन प्लेस इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये भी बात बिल्कुल सही है कि 1947 के बाद यानी इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन में। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये आ गया, ठीक है, was enacted which provides for establishment of permanent machinery for the settlement of industrial dispute। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में परमानेंट मशीनरी की बात करी गई कि भैया कैसे इस सारे डिस्प्यूट का सेटलमेंट किया जाए, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC ट्राइपार्टाइट बॉडी, तीन वाले बॉडी was set up with the objective of establishing cooperation between the government, the employer and the trade unions। तो एक ILC बॉडी भी सेटअप कर गई 1947 के बाद। इसका पर्पस क्या था कि स्टैब्लिश करना कॉपरेशन किसके किस बीच में, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियन के बीच में। बात समझ में आया जी सर। उसके बाद भी बहुत सारे लॉज और आए गए। कैसा लॉ, क्या था, सेवरल लॉज वर इनेक्टेड ड्यूरिंग 1947 से 56 टू प्रोटेक्ट द लेबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या हुआ कि भैया उसको एक्सप्लॉयट जो करते हैं वर्कर्स को एम्प्लॉयर्स, उसके लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए। कब, 1943 से 1956 के बीच में। ड्यूरिंग 1957 एंड 65 initiatives were taken to introduce voluntary arrange for resolving the industrial relation problems। और 1957 से 65 तक
वॉलंटरी अरेंजमेंट किया गया कि भैया कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को जो है वो सही किया जा सके, इंडस्ट्रियल रिलेशन के प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सके। However, the labor legislation laid more emphasis on adjudication and settlement of dispute rather than promotion of sound labor management relations। तो बोल रहा है भाई लेबर लेजिस्लेशन का कानून बनाना इतना इम्पैक्ट हो गया क्योंकि भाई वो पॉसिबल नहीं था कि नॉन स्टैट्यूटरी तरीके से आप क्या कर सकें का इसको चला सकें, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, लेजिस्लेशन कानून बनाया गया, है ना, और एडजुडिकेशन सेटलमेंट डिस्प्यूट पे ध्यान दिया गया, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट रिलेशन सही तरीके से नहीं चल पाया। अरे भाई होता है ना, दो बड़े बड़े ग्रुप में झगड़ा हो गया तो फिर पुलिस आके शांत कराती है, सेम बात वही हो गया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में जब ठीक ठाक दोनों के बीच में रिलेशन नहीं मेंटेन होने लगा तो फिर एक बॉडी का होना जरूरत होने लगा। तो कह रहा द अमेंडमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इन मिड 1970 एंड अर्ली 1980s में, 70 से 80 के दशक में जो था वो लेबर लॉ को अमेंड भी किया गया। सो टू द फर्दर स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट वर्कर, क्यों किया गया कि आगे जो वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को स्ट्रेंथ मिले, है ना, वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर कोई नहीं सुनेगा तो भाई लॉ कानून को तो सुनना पड़ेगा जी। कह रहा था वर्कर्स हाउएवर रिजॉर्टेड टू वायलेंस मेनली बिकॉज द गवर्नमेंट फेल्ड मेंटेन द प्राइस लेवल व्हिच इज क्रिटिकल फैक्टर ऑफ मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल हार्मनी। तो बोल रहा है वर्कर्स, अब यहाँ इसके बाद क्या हो गया कि वर्कर जो है वायलेंस की ओर चले जाने लगे। रीजन बिहाइंड कि गवर्नमेंट जो थी उस समय की वो फेल हो गई किसी को प्राइस लेवल को कंट्रोल करने के लिए, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो उसी फैक्टर को मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्रियल मेंटेन करने के लिए ये आपके आगे लॉज और ये क्या बोले कानून लाया गया। अभी क्या है, तो ये जो एक गवर्नमेंट का फेलियर था प्राइस को लेकर वो बड़ा क्रिटिकल फैक्टर साबित हुआ। कह रहा अनदर रीजन वाज दैट it could not provide an effective machinery for speedy resolution of industrial dispute। और दूसरा रीजन ये था कि अगर कोई झगड़ा होता था तो भाई साहब कोई रेजोल्यूशन तुरंत उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता था। सो टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट वाज पास्ड व्हिच एम्पावर द गवर्नमेंट टू बैन स्ट्राइक्स। अब देखो इसके बाद क्या हो गया, चूंकि अब भाई साहब सीधा सीधी बात है, कुछ करोगे बदमाशी तो गवर्नमेंट उस पर बैन लगाएगी। क्या होने लगा कि जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक करने लगे, वायलेंस करने लगे। तो अब गवर्नमेंट ने एक एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट पास कर दिया और उसमें बोला कि भैया स्ट्राइक पे सीधा सीधी बैन, बात खत्म। क्योंकि देखो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर आप नहीं सही तरीके से काम करोगे तो गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। कह रहा है द एम्प्लॉयर्स डेवलप्ड न्यू स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमेशन एंड द लाइक विच रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन ट्रेड यूनियंस। तो और एम्प्लॉयर ने नई तकनीकें निकाली। देखो जब ट्रेड यूनियन बनने लगा, जब झगड़े बहुत ज्यादा होने लगे तो भैया एम्प्लॉयर भी बोला कि हमको कुछ नया तकनीक निकालना पड़ेगा और उसके लिए उसने नया तकनीक निकाला बेस्ड ऑन सब कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर, ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली एंड विच रिड्यूस द डिपेंडेंस, जो ट्रेड यूनियन का डिपेंडेंस पूरी तरीके से खत्म करने लगा। बात समझ में आई यहां तक। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था कि कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बदला, उसका कारण क्या था और कारण की वजह से गवर्नमेंट का क्या इंपैक्ट हुआ, है ना। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन सिनेरियो ये बताती है। अब आपको जो जानने लायक है सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है बताइएगा जी सर, बताएंगे ना कमेंट के थ्रू। चलिए, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहने का मतलब है कि जो डिफरेंस निकल के आता है किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वो डिफरेंस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है कि भैया हम कुछ और सोच रहे हैं और आप कुछ और सोच रहे हैं तो झगड़ा होगा, है ना। दैट डिस्प्यूट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देखिएगा कह रहा है एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बी डिफाइंड एज अ कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन अ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स ऑन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसके टर्म्स पे, रोजगार के टर्म पे। बोला क्या, कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब अपनी विचारधारा, आपका विचार कुछ और मैनेजमेंट कुछ और कह रहा है, तो आ जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कह रहा है इट इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव यूजुअली अ ट्रेड यूनियन एंड अदर वर्किंग कंडीशंस एंड कैन रिजल्ट इंडस्ट्रियल एक्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक्शन तभी होगा जब आपका कोई डिसएग्रीमेंट होगा, मतलब दोनों की बात में सहमति नहीं बनेगी, तभी आपका क्या होगा
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन खराब हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाएगा। और बेसिकली ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है ना ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में होता है ना, क्योंकि अकेला वर्कर नहीं बोल सकता सब कुछ, है ना जी। आइए देखिए चार्ट दिया हुआ क्या बोल रहा है, कह रहा व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कह रहा है एनी डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, worker and workers which is related to employment in the industry such as wages, allowances, promotion, discipline, bonus and other social securities benefits, it is known as industrial dispute। इस डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। इसने क्या बोला, कोई डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट किसके बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है ना, वर्कर्स वर्क और एम्प्लॉई है ना, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में भी अगर झगड़ा हो जाए जिसका पर्पस एम्प्लॉयमेंट हो और किसकी वजह से हो, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स की वजह से, वेजेस की वजह से, सैलरी की वजह से, प्रमोशन की वजह से हो, उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा गया। कह रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन द इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड मिनिमम सो दैट देयर इज नो वर्क स्टॉपेज। हाँ ये बिल्कुल बात सही है, झगड़ा तो हर जगह कम करना चाहिए ताकि उसका काम सही चल सके। कह रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट कैन बी अराइज बिटवीन, किसके बीच में डिस्प्यूट झगड़ा होगा, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कमैन वर्कमैन के बीच में। यही तीनों पेयर बनते हैं जिसके बीच में झगड़ा होने के चांसेस हैं। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बेसिक है क्या है, तीन लोग हैं ना, ये तीनों के बीच में अगर मेरा बात तुमको नहीं समझ में आया, तुम्हारा बात हमको समझ में नहीं आया और हम लोग दोनों का बात हो तो झगड़ा हो गया। सिंपल चीज वही है कि ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट का एक दूसरे से बना नहीं तो झगड़ा हो गया। चलिए अब पूछा कि क्या कॉज है, क्या कारण है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, क्यों भैया क्यों झगड़े होते हैं, तो ये तो ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। आइए अब इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए कह रहा देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेट अस टेक अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ दीज कॉजेज इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। देखिए पहला वेजेस एंड अलाउंसेस, अगर भैया टाइम पर सही तरीके से जितना उसको जरूरत है, जितना उसका नीड है, यानी कि जितना रियल वेज होना चाहिए, अगर आप नहीं दोगे तो भैया झगड़ा तो होगा। अब मैं भी कहीं काम करूंगा, मैं 10 घंटे काम कर रहा हूं, मेरी सैलरी 10,000 रुपये मान लो, वो बोलेंगे 4,000 में काम कर लो, मान जाओगे, नहीं, झगड़ा तो होगा ना। तो वही रीजन है कि वेजेस एंड अलाउंसेस अगर सही टाइम पर सही तरीके से सही रुपया नहीं मिले तो भैया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। तो एक तो कॉज ये है, कह रहा था डिमांड ऑफ द हायर वेजेस इज द मेजर कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो जो डिमांड करते हैं है ना, वो क्या है, मेजर डिस्प्यूट है, मेजर कॉजेज का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। कह रहा डेटा शो दैट, डेटा शो करते हैं 1/3 ऑफ द टोटल डिस्प्यूट इन द कंट्री अराइज ड्यू टू दिस रीजन। भाई साहब डिमांड की वजह से रीजन, अरे यार अभी तो डिमांड की वजह से कुछ भी होता था, लेकिन अब डिमांड की वजह से झगड़ा, हाँ सर होता है, ज्यादा डिमांड करोगे तो यही सब होगा। कह रहा वर्कर्स में फील दैट, वर्कर्स फील करते हैं कि द एग्जिस्टिंग वेजेस आर इनसफिशिएंट टू प्रोवाइड ए रीजनेबल स्टैंडर्ड लिविंग। अच्छा वर्कर्स क्या फील करते हैं, काम करने वाले बोलते हैं भैया अगर कोई भी इंडस्ट्री में वर्कर्स 2 साल से काम कर रहे हैं और तुम किसकी सैलरी नहीं बढ़ाओगे, इसके इंसेंटिव नहीं बढ़ाओगे, तो ये तो फील करेंगे। तो वर्कर्स क्या फील करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वेजेस है ना, जो पुराना वेजेस है वो इनसफिशिएंट है, इस वजह से झगड़ा होता है। कह रहा है दूसरा रीजन है वेजेस अलाउंसेस हैव नॉट इंक्रीज्ड इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये भी बात बिल्कुल सही है कि भैया दिन रात हमारी महंगाई बढ़ रही है, सामान हम जो 2 रुपए में खरीदे थे वो 3 में हो गया और हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तब तो दिक्कत वाली बात आएगी, तब तो झगड़ा हो जाएगा। फिर कह रहा है देयर वेजेस एंड अलाउंसेस आर लोअर कंपेयर टू दैट ऑफ वर्कर्स इन अदर कंपैरेटिवली इंडस्ट्रीज। ये भी बात सही है कि अदर कंपेरेबल इंडस्ट्रीज जो है वो सैलरी बढ़ा रही है, सबके सैलरी बढ़ चुके हैं और आपकी इंडस्ट्री जो है, आपका जो बॉस है वो आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, तब तो गुस्सा आएगा ही, तो फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। So कह रहा था does the demand for the higher wages often leads to trade union activities like strikes, घेराव, etc. resulting in prolonged industrial dispute। तो यही बोल रहा है कि इसी वजह से जो ये डिमांड, इसकी वजह से जो डिमांड रखा जाता है कि भाई मेरा भी काम कर दो, तो वो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होते हैं और हड़ताल होते हैं, घेराव होता है, ये सारा काम होता है। तो एक तो हो गया वेजेस और अलाउंसेस जिसकी वजह से डिमांड चाहिए और डिमांड की वजह से भाई साहब वो सब झगड़े होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। चलिए दूसरा कॉज है बोनस। बड़ा भाई साहब अगर आप बोनस नहीं देंगे तो भी झगड़ा होगा, क्योंकि गरीब इंसान बोनस के लिए बहुत होता है, उस बोनस से बहुत सारी चीजें खुशियां जुड़ी होती है उसकी। क्या रहा है, अब जैसे आपको याद होगा अगर आपने कोई मूवी देखा होगा पुराना, है ना,
तो अक्सर बोनस के लिए लोग एक्साइटेड रहते हैं कि भैया अब बोनस मिलेगा, दिवाली बोनस होता है ना। तो वो बोनस क्यों? क्योंकि भैया उससे कुछ ना कुछ हम नया खरीदते हैं। मतलब कौन? एम्प्लॉय बोल रहा है, ये वर्कर्स। तो कह रहा है द सेकंड मेजर केस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेट्स फॉर द इशू ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस टू द इंडस्ट्रियल। तो देखो बोनस के पेमेंट के लिए दूसरा डिस्प्यूट हो रहा है, कह रहा वर्कर डिस्प्यूट ओवर द रेट ऑफ बोनस एंड टाइम मोड ऑफ पेमेंट हैव बीन कॉमन। तो ये बात सब क्या है, कॉमन हो चुका है। तो दूसरा फैक्टर जो है, दूसरा कॉज जो है वो है बोनस। तीसरा है पर्सोनियल मैटर्स। पर्सोनियल मैटर्स सीधा सीधी बात समझिए कि अगर आप सेफ्टी की बात ना करें, उसके पर्सोनियल की बात ना करें, कह रहा है पुअर पर्सोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में आल्सो कॉज द इंडस्ट्रियल dispute in the absence of effective personnel management. Grievances and unrest may result into a dispute. Retrenchment of labor due to automation is likely cause to dispute. ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए अगर किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है, आप हायर कर रहे हैं तो उसकी सेफ्टी का ध्यान दीजिए, उसके पर्सनल चीजों का ध्यान दीजिए, तभी वो रहेगा। अदरवाइज अगर आप उसके पर्सनल चीजों को ध्यान नहीं देंगे, अगर आप दिन रात खटाते जाएंगे, उसको रेस्ट नहीं देंगे, तो वो भी क्या करेगा, वो झगड़े में तब्दील हो जाएगा। रिट्रेचमेंट भी एक कारण होता है, मतलब छटनी, रिट्रेचमेंट छटनी मतलब हटा दिया, ठीक है, बिना बोले ही, तो उसका भी एक कारण क्या होता है सर, आपका ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कारण होता है। फिर वर्किंग कंडीशंस एंड लेवल वेलफेयर। अगर आप वर्किंग कंडीशन सही नहीं रखते हैं, मान लो चलते चलते मशीन किसी पे गिर गया, टूट गया हाथ, कितना बुरा है। तो वर्किंग कंडीशन को भी इंप्रूव करके अच्छा रखना होगा तभी। तो वर्किंग कंडीशन और लेबर वेलफेयर अगर नहीं है तो फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बढ़ेगा। देखिए कह रहा था डिमांड फॉर इंप्रूवमेंट इन द सर्विस कंडीशंस relating to the security of jobs, hour of work, interval, leisure, leave, etc. causes industrial dispute। अब देखो ये सब चीज वही है ना, वर्किंग कंडीशन का मतलब वही हुआ कि भैया कितना देर काम कर रहे हैं, इंटरवल है कि नहीं, लीजर टाइम मिल रहा है कि नहीं, छुट्टी दे रहा है कि नहीं। तो ये सारा फैक्टर जो है ना वो आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की ओर ले जाता है। कह रहा दे आर आल्सो कॉज्ड बाय द डिमांड फॉर द सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। तो ये तो सिंपल है। चलिए उसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। क्यों? अगर माइंड ठीक रहेगा ना सारा काम ठीक होगा। अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर माइंड इंपैक्ट हुआ तो वर्कर्स तो भाई साहब काम करेंगे। देखिए कह रहा है काम करेंगे ही नहीं। अब वर्कर सेटिस्फैक्शन विद द जॉब इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन वेजेस, सिर्फ वेजेस पे बेस नहीं होता, सिर्फ आवर्स ऑफ वर्क पे बेस नहीं होता, अदर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टू द एक्सटेंट विच ही एंजॉयज हिज वर्क। तो बोला भाई सिर्फ वर्कर का सेटिस्फेक्शन के बेस पर मत डिसाइड कर लीजिए कि वो अच्छा काम आप उसको दे दिए, टाइम दे दिए, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सही हो गया, ठीक है ना, और जो काम वो सब पर भाई उसको साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आपने टाइम टू टाइम पर सही दे दिया, लीजर भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे हैं कि भैया हम ये बोलना चाह रहे हैं, बोले तुम चुपचाप बैठ जाओ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोल दिया, एम्प्लॉय का माइंड खराब हो जाएगा और फिर वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, झगड़ा होगा, है ना। लेकिन अगर सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने का अधिकार है, तो फिर वो एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो ठीक रहेगा और फिर वो अच्छे से काम होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होगा। आप ही सोच लो ना, कहीं आप जा रहे हो, आपको जो ऑर्डर मिल रहा है करे जा रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत मन कर रहा है बोलने का तो आप बोलने भी नहीं दे रहे, चुप रहो तुम, साइलेंट बैठो, झगड़ा बढ़ेगा कि नहीं जी, वही हाल है। तो कह रहा है साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन का अपॉर्चुनिटी आपसे छीन ले। कोई पर्सनल अचीवमेंट हुआ तो उसमें कुछ ना करो, बेटरमेंट में कॉज द अनरेस्ट अमॉन्ग वर्कर्स। तो ये सब भाई साहब अगर ना मिले तो आप झगड़ा करोगे। और उसके बाद है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्या क्या है आइए देखते हैं। कह रहा है certain causes are not directly connected with the industrial establishment or itself. For example, the workers may go on a sympathetic strike in support of fellow workers in the other establishment. Political factor is another important external factor. The workers may go on a strike to protest against certain legislative measures on the government policies. देखो तीन तरीके की बात यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर है, सोशल वाला हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इसकी बात कर रहा है। तो मान लो कि किसी के साथ बुरा हो गया, कोई एक वर्कर है इसके साथ बुरा हो गया, अब सारे लोग उसके साथ बैठ जाएं हड़ताल पर, ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि भैया किसी पे मशीन गिर गया, तो मशीन गिरा तो इंसान को बहुत जख्मी हो गया, उसके लिए लड़ना है तो सारे वर्कर एक साथ बैठ जाए। कोई ऐसी पॉलिसीज बना दी, पॉलिटिकल फैक्टर, जिसकी वजह से आपको क्या करना है, धरना पर बैठ जाना है। वही कह रहा है कि अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं। चलिए कह रहा है इट मे देयरफॉर बी ऑब्जर्व दैट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज मेनली ड्यू टू वेरियस इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन भी होता है ना, उसकी वजह से भी आप क्या करते हैं, आपका झगड़ा होता है।
कह रहा है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द कंट्री गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन द नंबर ऑफ मेजर्स इन दिस डायरेक्शन। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन को सही करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। तो ये था भाई झगड़ा क्यों होता है। पहले हमने पूछा झगड़ा क्या, बता दिया। झगड़ा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, क्यों झगड़ा भाई, उसका कारण बता दिया। अब हम देखेंगे कि क्या प्रिवेंशन है, क्या सेटलमेंट किया जा सकता है इस डिस्प्यूट का। अब देखो जैसा कि आगे बताया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दो तरीके का आपका क्या है प्रिवेंशन है। एक तो है स्टैट्यूटरी और दूसरा है नॉन स्टैट्यूटरी। मतलब एक होता है संवैधानिक, मतलब लॉ के द्वारा, एक होता है भाई चलो मिलजुल के कर लेते हैं काम, वो वाला नॉन स्टैट्यूटरी। अब नॉन स्टैट्यूटरी में उसी में से जो हम लोग पढ़ते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट पढ़ते हैं, कलेक्टिव मैनेजमेंट पढ़ते हैं, कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं, ये सारा चीज क्या है नॉन स्टैट्यूटरी मेजर है। लेकिन जो स्टैट्यूटरी मेजर है उसमें तीन चीजों की चर्चा करी गई है। एक है कैंसलेशन, एक है एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा हूं यार, ये क्या नाम है, आर्बिट्रेशन, और तीसरा है एडजुडिकेशन, है ना। तीन चीजें हैं। तो सबसे पहला बात करें कंसलेशन का, तो कंसलेशन होता है समझौता बोलते हैं। ये लॉ में लिखा हुआ है कि भैया समझौता पहले करवा देगी गवर्नमेंट आपका। अगर आप समझौता करने में ठीक है तो ठीक, नहीं अगर आप मान रहे हैं तो आप सीधे जाएंगे कहाँ, कानून के अधिकार में, एडजुडिकेशन के पास। दूसरा करती है मध्यस्थता करना। मध्यस्थता मतलब आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन कहने का मतलब है कि भैया दोनों के बात को सुनेगी और उसके बाद एडजुडिकेशन में चली जाएगी। तो आइए उसी की चर्चा पूरी करनी है, एक एक करके करते हैं। हाँ, और चूंकि अब नॉन स्टैट्यूटरी वाला हमारा जो है ऑलरेडी सेक्शन हो चुका है, वर्क WPM भी कर चुके हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी कर चुके हैं, तो उसमें ज्यादा नॉन स्टैट्यूटरी वाला चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम स्टैट्यूटरी पे चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कह रहे हैं इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव स्टडीड वेरियस कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बहुत सारा डिस्प्यूट की चर्चा करें जी। कह रहे हैं डिस्प्यूट इफ नॉट सेटल्ड इन टाइम take the form of strike and lockouts resulting in the profit loss, wages, production and supply of goods। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इसको टाइम पे सेटल नहीं किया गया, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट झगड़ा हुआ, तो वो झगड़ा को अगर टाइम पे सेटल नहीं किया गया तो वहां से ही शुरू हो जाता है क्या, स्ट्राइक, लॉकआउट, है ना। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का नुकसान हो जाता है, वेजेस का नुकसान होता है, प्रोडक्शन सप्लाई सब रुक जाती है। जी सर। तो कह रहा है इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट द इंडस्ट्रियल रिलेशन आर कोर्डियल एंड दैट इंडस्ट्रियल पीस कुड बी मेंटेन्ड इन द कंट्री। तो इसीलिए बोला गया कि भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, बहुत कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए और उससे इंडस्ट्रियल पीस आपका होना चाहिए मेंटेन। कह रहा था गवर्नमेंट बीइंग अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, गवर्नमेंट को भाई साहब किस चीज की खबर नहीं है, सब चीज की खबर है। तो गवर्नमेंट बीइंग अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी टेकन वेरियस मेजर्स टू कोप अप विद द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा मेजर्स ऑलरेडी ले लिया है। क्या लिए हैं, कह रहा था वेरियस मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज। अब देखो जो प्रिवेंशन और सेटलमेंट डिस्प्यूट है उसको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या, स्टैट्यूटरी मेजर्स मतलब संवैधानिक तरीके से, और दूसरा है नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स। अब देखो स्टैट्यूटरी मेजर्स में क्या क्या आ रहा है, कह रहा है स्टैट्यूटरी मेजर्स रिलेट टू वेरियस टाइप ऑफ मशीनरी सेटअप बाय द गवर्नमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 1947 में कहा है वो सारी चीजें स्टैट्यूटरी मेजर्स में आ जाती है। तो इन्होंने बात करा द इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी इज प्रोवाइडेड इन द एक्ट कॉन्स्टिट्यूट, मतलब एक्ट में क्या क्या लिखा है, तीन तरीका, कंसिलेशन समझौता, आर्बिट्रेशन मध्यस्थता, और एडजुडिकेशन मतलब न्यायिक निर्णय। ये तीन तरीके की बात करी गई है। पहले हम समझौता करेंगे, फिर मध्यस्थता में आएंगे और फिर तब जाके न्यायिक प्रक्रिया पे चलेंगे। तो ये तीन चीजें की चर्चा भी हम आगे करेंगे। पहला, दूसरा है नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स सच एज द कोड ऑफ डिसिप्लिन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग आर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड हेल्प in the settlement of dispute. Let us examine various measures in detail below। देखिए ये तो नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स है ना, तो इसको तो भाई साहब गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं ये भी नहीं करता है। लेकिन अगर कोई ज्यादा बढ़ जाए, मतलब झगड़ा बढ़ जाए, तो भैया कानून के तहत वो स्टैट्यूटरी मेजर्स अपनाने पड़ते हैं। बात समझ में आया? तो नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स तो ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है। इसके पहले वाले दो लेक्चर जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग और वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट पे ही था। अभी चलते हैं इस पे। तो पहला जो स्टैट्यूटरी मेजर्स है वो है कंसलेशन, समझौता, है ना। कहीं भी समझौता बहुत अच्छा फैक्टर होता है। भैया अगर आप समझौता कर लिए तो बात बन गया, नहीं किया तो फिर चलिए कानून पे। देखिए कह रहा है कंसलेशन इज अ मेथड व्हिच ब्रिंग्स अबाउट अ सेटलमेंट इन डिस्प्यूट थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ ए थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी आएगा और आप दोनों का समझौता कराने की कोशिश करेगा। किसका किसका,
एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, है ना, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ उसके बीच में, चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हो, वर्कर्स वर्कर्स हो और एम्प्लॉई एम्प्लॉई हो, सबका समझौता ये कराएगा। कह रहा द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज द स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो इसका मेथड क्या है कि जल्दी से जल्दी जितना स्पीड में हो इसका सेटलमेंट कर दिया जाए। कंसलेशन में भी आइदर वॉलेंट्री और कंपलसरी। अब देखो यहाँ भी वॉलेंट्री और कंपलसरी के बेस पर हो सकता है। कह अंडर वॉलेंट्री मेथड ऑफ कंसलेशन द स्टेट प्रोवाइड्स द कंसलेशन मैशनरी व्हिच डिस्प्यूटेंट्स यूज व्हेनेवर दे रिक्वायर इट। तो वॉलेंट्री मेथड में आप जब चाहें तब उसका ये क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद फिर आप मतलब ऐसा पैक करके रख नहीं सकते हैं, वो तो ऑफिसर होंगे ना। तो ऑफिसर्स में बोला गया भाई साहब ऐसा है कि आइए आप सेटलमेंट करवा दीजिए, जब भी बुलाएंगे तब वो आ जाएंगे, क्योंकि झगड़ा हुआ है तो सॉल्यूशन कराने के लिए जब बॉडी बैठी है तो वो तो है ही। कह रहा है अंडर द कंपलसरी कंसलेशन द स्टेट नॉट ओनली क्रिएट द कंसलेशन सर्विस। बोल रहा है अगर कंपलसरी कंसलेशन में आए तो भैया उसके लिए सिर्फ स्टेट ऐसा है कि सिर्फ ये कंसलेशन सर्विस ही नहीं है, but also impose an obligation on the parties to submit their dispute to the conciliation service। बल्कि ये पार्टीज के ऊपर भी है कि भैया उनकी ड्यूटी है कि वो डिस्प्यूट को कॉन्सलेशन सर्विस में सबमिट कर दे। और कह रहा है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड द कंसलेशन एज अ मेथड फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कंसलेशन को एक मेथड माना गया है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए, ये मेंशन है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा बी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन आइदर अपॉइंट कंसलेशन ऑफिसर्स और कंस्टिट्यूट ए बोर्ड ऑफ कंसलेशन। तो जो गवर्नमेंट है इस डिस्प्यूट जो झगड़ा हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा कोई ऑफिसर्स को या बोर्ड ऑफ कंसलेशन का एक बोर्ड बना के आपको दे देगा। पूछा जा सकता है सवाल कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कौन जो बॉडी होती है जो आपके काम को देखती है, तो उसके लिए कौन है, या तो ऑफिसर्स उसके या कंस्टिट्यूट बोर्ड ऑफ कंसलेशन। तो कह रहा है कंसलेशन अंडर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इज कंपल्सरी फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज व्हाइल इट इज नॉट सो इन प्राइवेट इवेंट्स। तो एक सवाल और पूछा जा सकता है कि क्या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए जो पब्लिक वाला काम करते हैं उसके लिए कंपल्सरी है? नहीं है। तो पब्लिक वाले के लिए कंपल्सरी है, प्राइवेट के लिए कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, कह रहा था कंसलेशन ऑफिसर जो होगा, कंसलेशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ट्राई टू हायरिंग टू पार्टीज टुगेदर, दोनों को साथ में लाने की कोशिश करेगी, टुवर्ड्स द सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट, उनके डिस्प्यूट उनके झगड़े को लेकर। इन दिस प्रोसेस ही लिसन टू द केस ऑफ बोथ पार्टीज एंड अ प्रोसेस कंप्रोमाइज और ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और वो ऑफिसर्स हो गए या बोर्ड दोनों की बात को सुनेगी, दोनों को बातें को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेगी और एक सॉल्यूशन तक पहुंचना चाहेगी। कह रहा था सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू दी पार्टीज। अब ये सॉल्यूशन जो है, ठीक है, वो पार्टी चाहे एक्सेप्ट भी कर सकती है चाहे तो रिजेक्ट। पार्टी कौन, जिसके बीच में झगड़ा हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं, चाहे वो ऑफिसर्स की बात को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। कह रहा है thus it is essentially a process of trying to bring two parties together। एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का, क्या है, एक्ट के तहत एक प्रोसेस है कि भैया हम बात करें और बात करके अगर मामला बन गया तो कोई बात है ही नहीं, विदाउट इम्पोजिंग द कंसलेशन ऑफिसर्स डिसीजन। ठीक है जी। अब कह रहा है देन द कंसलेशन ऑफिसर हैज टू मीडिएट अ केस विद इन दिस 14 डेज एंड सेंड हिज रिपोर्ट टू दी गवर्नमेंट। अब देखो दोनों पार्टी अगर वहां मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो जो रिपोर्ट है वो कंसलेशन ऑफिसर गवर्नमेंट को भेज देगा 14 डेज के अंदर, है ना, मीडिएट करने के लिए। अब द बोर्ड ऑफ कंसलेशन हैज टू फिनिश इट्स वर्क विद इन 2 मंथ्स एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। और उसके बाद जो बोर्ड होती है, बोर्ड ऑफ कंसलेशन, ये भेज देगा बोर्ड ऑफ कंसलेशन को, बोर्ड ऑफ कंसलेशन जो है वो 2 महीने के अंदर भेज देगी गवर्नमेंट को। एंड इन केस वेयर अ सेटलमेंट इज अराइव, जब सेटलमेंट हो जाएगा, दे कैन रिकॉर्ड द सेटलमेंट, उस सेटलमेंट को। यहां तक हो गया। अब कह रहा है कि द कंसलेशन ऑफिसर हैज टू मीडिएट अ केस विद इन 14 डेज, मतलब 14 दिन तक वो जो दोनों के बीच में बातें हुई, ठीक है, वो ऑफिसर जो है वो सॉल्यूशन कराने की कोशिश किया, तो 14 डेज के अंदर वो मीडिएट क्या करेगा, मीडिएट कर देगा, मतलब सॉल्यूशन लेने की कोशिश करेगा। आफ्टर दैट एंड सेंड हिज रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। देखो 14 डेज के अंदर वो अपना सारा काम करके ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज देगा। अब द बोर्ड ऑफ कंसलेशन हैज टू फिनिश the work within the 2 months and submit the report to the government। अब देखो ये जैसे रिपोर्ट भेजेगा उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ कंसलेशन क्या करेगा, उसको फिनिश करेगा, फिनिश करके फिर उसको जाके क्या करेगा, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज देगा। तो 2 काम,
एक तो पहले क्या करेगा, पहले बोला भाई कंसलेशन ऑफिसर को बुलाओ और बुलाने के बाद दोनों के बीच में काम करा दो, देखो मीडिएट काम कर दो, अगर मान गया तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोला नहीं माना, नहीं, अगर नहीं माना तो बोला 14 दिन के अंदर क्या करो, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजो कि क्या हो रहा है, ठीक है। वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दिया, अब उसमें बोर्ड ऑफ कंसलेशन क्या करेगा, फिर 2 महीने के अंदर उस पर दिखेगा, उसको फिनिश करेगा, खत्म करेगा और फिर उसके बाद रिपोर्ट बना के भेजेगा। अब उस रिपोर्ट में क्या भेजेगा, देखो देखो कह रहा है इन केस वेयर सेटलमेंट इज अराउंड, अगर सेटलमेंट हो चुका है, कंक्लूजन आ चुका है, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा सेटलमेंट को और बस रिपोर्ट भेज देगा। कह रहा है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कंसिलेटरी नेगोशिएशन, अगर बातचीत से काम नहीं बना, नेगोशिएशन से काम नहीं बना, तो दे कैन ओनली सेंड फेलियर रिपोर्ट टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो जो उससे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होंगे उसको क्या करेगा, फेलियर का रिपोर्ट भेज देगा और फिर द गवर्नमेंट देन रिफर्स टू डिस्प्यूट ऑफ एडजुडिकेशन, और फिर जो गवर्नमेंट है उसके बाद फिर क्या करेगा, वो भेज देगा जो न्यायिक प्रोसेस है एडजुडिकेशन के पास, वहां चला जाएगा। तो बेसिक चीज यही है कि भैया पहले कोशिश करेगा क्या, तुम्हारा केस सॉल्व कराने का, दोनों पार्टी मान गई तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो प्रोसेस है सेटलमेंट खत्म हो चुका है, अब उसको गवर्नमेंट को भेज दिया रिपोर्ट। लेकिन अगर तुम नहीं माने तो भैया फेलियर का रिपोर्ट भेज देगा किसको, गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट फिर एडजुडिकेशन के पास या न्यायिक जो प्रोसेस है वो आपको आगे करना पड़ेगा। तो एक था कंसिलेशन, एक क्या तरीका अपनाया सर, समझौता का, कि भैया समझौता कर देते हैं, नहीं मानेगा तो जाके कानून। फिर दूसरा जो तरीका है वो है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता करना, यहाँ वहां पे समझौता करा रहा था ना कि भाई ये तुम भी कर लो तुम भी कर लो, यहाँ मध्यस्थता करता है। आइए देखिए, मध्यस्थता मतलब मीडिएटर का काम करता है कि दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। देखो कह रहा है आर्बिट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसलेशन, कह रहा है अंडर दिस मेथड द डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। देखो वहां डिसीजन कौन दे रहा था, मीडिएटर जो आया था कंसलेशन ऑफिसर वो दे रहा था जी, लेकिन यहाँ डिसीजन रहता है पार्टी के ऊपर कि अपना दोनों में मिला देते हैं, दोनों को मिल जाओ और डिसीजन ले लो, ठीक है। वही कह रहा है कि आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता करना, किसी मीडिएटर वाला काम कर देगा कौन, ऑफिसर। देखो कह रहा था आर्बिट्रेटर गिव्स हिज जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस सबमिटेड टू हिम बाय एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉय। अब देखो आर्बिट्रेटर जो होगा, देखो या तो अपने में डिसीजन ले लिया, या तो फिर आर्बिट्रेटर जो होगा जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो क्या कहते हैं एविडेंस सबूत ला के देगा, उस बेसिस पर ही अपना डिसीजन लेगा कौन, आर्बिट्रेटर, जो मीडिएटर होगा वो। कह रहा है आर्बिट्रेटर इज आइदर वॉलंटरी और कंपलसरी, ये भी वॉलंटरी और कंपलसरी हो सकता है, जैसे आपका कंसलेशन वॉलंटरी और क्या था, कंपलसरी था। कह रहा है अंडर वॉलंटरी आर्बिट्रेशन बोथ द पार्टीज शो विलिंगनेस टू गो टू एन आर्बिट्रेटर एंड सबमिट टू हिज डिसीजन। तो बोल रहा है यहाँ पे देखो वॉलंटरी वाले में क्या किया कि भैया दोनों पार्टी को मिला दिया, ये बोला ठीक है हम अपनी इच्छा से स्वेच्छा से डिसीजन ले लें और आर्बिट्रेटर के पास चले जाएं, बोले भैया मेरा ये डिसीजन है, हम लोग का ये देख लो। लेकिन इन कंपल्सरी आर्बिट्रेशन द पार्टीज आर फोर्स्ड टू आर्बिट्रेशन बाय द गवर्नमेंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एडजुडिकेशन। अब देखो जब दोनों लोग नहीं माने, बोलते ना अगर उंगली सीधा से नहीं काम माने, दोनों को बोला, इसको ऐसे समझिए परिवार में दो लोगों के बीच में झगड़ा है, दोनों भाई के बीच में, अगर दोनों भाई में झगड़ा नहीं आया तो फिर दादाजी को आना पड़ता है, चलो जो बोल रहे हो करो। उसी तरीके से ये लॉ जो कानून है वो दादाजी है, एडजुडिकेशन वो आएगा जब आप दोनों नहीं मानिएगा, बात है ना, आप दोनों मतलब वर्कर्स और एम्प्लॉयर है ना, ये बात नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा, कंपलसरी आर्बिट्रेशन में फोर्स कर दिया जाएगा कि भैया आपको इसकी ये बात माननी पड़ेगी। तो वही कह रहा है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड्स द वॉलंटरी आर्बिट्रेशन अंडर दिस मेथड। देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी इसका वर्णन है, किसका, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन का। वो क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मस्ट एग्जिस्ट और बी एप्रीहेंड। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब झगड़ा पहले होगा तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा जी। कह रहा था एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, जो एग्रीमेंट होगा वो राइटिंग में होना चाहिए। द रेफरेंस टू वॉलंटरी आर्बिट्रेशन मस्ट बी मेड बिफोर द डिस्प्यूट हैज बीन रेफर्ड टू द लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल। ये तीन तरह के ट्रिब्यूनल है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन पहले होना चाहिए और तभी आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, तभी आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और तभी नेशनल ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ऐसा नहीं पता चला नीचे वाला कोर्ट में गया नहीं और तुम जाके एकदम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हो, मतलब उसके लिए फिर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया, नेशनल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट, ये सब है।
तो उससे पहले भैया नॉर्मल वाला भी काम कर लो, वो क्या कर लो, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन कर लो। कह रहा है द नेम ऑफ द आर्बिट्रेटर्स मस्ट बी स्पेसिफाइड, नाम भी पता होना चाहिए, बिना नाम का बेताज बादशाह नहीं बनना है। कह रहा है द आर्बिट्रेशन शैल इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट एंड सब टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आर्बिट्रेशन अवार्ड साइंड बाय आर्बिट्रेटर। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि भैया उसको ढूंढ लो कि सही बात है भी कि नहीं है, डिस्प्यूट झगड़ा फालतू में नहीं ना फंसा के रख रहा है, ये काम सारा पहले कर लेना है, तब लेबर कोर्ट लेबर कोर्ट में जाना है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाना है और नेशनल ट्रिब्यूनल में जाना है। वही कह रहा है in order to encourage arbitration for solving industrial dispute, the government of India has set up National Arbitration Promotion Board NAPB, नेशनल आर्बिट्रेशन प्रमोशन बोर्ड का सेटअप किया गया है हर स्टेट में, ताकि ये सॉल्व ना हो अगर नॉर्मल तरीके से, मतलब आपका आर्बिट्रेशन से और कंसलेशन से, तो ये आपका क्या करे, एडजुडिकेशन में काम करे। हाउएवर दिस मेथड हैज नॉट बी पॉपुलर इन इंडिया, तो ये मेथड आर्बिट्रेशन है वो पॉपुलर इंडिया में नहीं हुआ। अब तीसरा जो मेथड है सॉल्व करने का, सेटलमेंट करने का, वो है एडजुडिकेशन। जो न्याय बोल दे, जो जज साहब बोल दे, जो उसको वो मानना पड़ेगा। तो कह रहा है इफ अ डिस्प्यूट इज नॉट सेटल्ड बाय अदर मेथड ऑफ कंसलेशन एंड आर्बिट्रेशन द गवर्नमेंट में रेफर इट फॉर एडजुडिकेशन। तो देखिए बोल रहा है अगर झगड़ा जो है वो कंसलेशन से सही ना हो, अगर आर्बिट्रेशन से सही ना हो, तो हम गवर्नमेंट क्या करता है, एडजुडिकेशन के पास भेज देता है। तो मैं आपको प्रीवियस में रिवाइज करा दूं कि भैया कंसलेशन में क्या था और आर्बिट्रेशन में क्या था। कंसलेशन था समझौता, है ना, दोनों को बुलाया जाता, उसमें एक ऑफिसर्स होते, ऑफिसर्स मिल के डिसीजन लाते, अगर डिसीजन बन जाता तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट भेज दिया जाता गवर्नमेंट को, बात खत्म। अगर नहीं बनता तो वो तो भी रिपोर्ट भेज जाता गवर्नमेंट को, और वहां से गवर्नमेंट एक आदेश देती कि भैया जाओ इसको अब न्यायिक प्रक्रिया में भेज दो। उसके बाद आ जाते हैं आप ये आपका आर्बिट्रेशन पे। आर्बिट्रेशन में क्या होता, दोनों पार्टी मिलकर डिसीजन लेती, या फिर एक आर्बिट्रेटर होता वो डिसीजन लेता जब दोनों के बीच का डिसीजन मान्य नहीं होता। तो यहाँ पे ये फर्क था। तीसरा, और जब यहां भी फेलियर हो जाता ये आपका आर्बिट्रेशन में भी, तब हम जाएंगे न्यायिक प्रक्रिया में। ये तीसरा है। देखो कह रहा दस द एडजुडिकेशन इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये लास्ट रिजॉर्ट है, इससे बड़ा कोई नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड्स द एडजुडिकेशन मशीनरी फॉर बाय सेटिंग अप लेबर कोर्ट के थ्रू, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के थ्रू और नेशनल ट्रिब्यूनल के थ्रू। ये तीन ट्रिब्यूनल हैं, ठीक है, जिसके थ्रू इसकी सुनवाई होती है। आ जाओ लेबर कोर्ट की हम पहले बात करते हैं। कह रहा लेबर कोर्ट क्या, The Industrial Dispute Act empower the appropriate government to constitute labor court। तो उसके लिए appropriate government बनाया गया है Industrial Dispute Act में, इसका मेंशन है। कह रहा लेबर कोर्ट कंसिस्ट वन पर्सन ओनली हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो लेबर कोर्ट में कौन कौन रहेगा, लेबर कोर्ट में वही पर्सन रह सकता है जो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, और एक ही पर्सन होगा। ठीक है, बात समझ में आया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है लेबर कोर्ट एडजुडिकेट इन द फॉलोइंग मैटर्स, किस मैटर में देखेगा, आइए देखिए। कह रहा है द प्रोप्राइटरी और लीगलिटी ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय एम्प्लॉयर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होगी उसके लिए अगर प्रोप्राइटरी और लीगलिटी में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आपको ये देखेगा। डिस्चार्ज और डिसमिस ऑफ ए वर्कमैन, तो ये भी देखेगा। कह रहा विड्रॉवल और एनी कस्टमरी कंसेशन ऑफ प्रिविलेजेस, अगर कोई विड्रॉ किया है आपने कुछ और कुछ प्रिविलेजेस था उसके रिगार्डिंग देखेगा। इलीगैलिटी और अदरवाइज स्ट्राइक और लॉकआउट पे देखेगा, अगर कुछ इलीगल हुआ है और स्ट्राइक और लॉकआउट है तो उसके बारे में देखेगा। ऑल अदर मैटर्स नॉट रिजर्व फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल, वो बोला भाई साहब जो सारा चीज आपके इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के लिए रिजर्व नहीं है और नेशनल ट्रिब्यूनल के रिजर्व नहीं, वो सारा चीज ये देखेगा। अब आ जाइए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, ये क्या देखेगा, कह रहा दिस इज आल्सो नोन एज वन मैन बॉडी, इसको भी वन मैन बॉडी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कॉल्स एडजुडिकेट्स ऑन मैटर रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड मैटर देखेगा, जैसे वेजेज हो गया, जो वेजेज का पीरियड होगा उसके लिए मोड ऑफ पेमेंट कैसे हो रहा है, कंपनसेटरी एंड अदर अलाउंसेस देखेगा, आवर्स ऑफ वर्क देखेगा, लीव देखेगा, हॉलीडेज, बोनस, प्रॉफिट, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, रैशनलाइजेशन, रिट्रेचमेंट एंड क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी बात कौन देखेगा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल देखेगा। और द अबव शोज द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैव वाइडर जुरिडिक्शन देन लेबर कोर्ट, और लेबर कोर्ट से बड़ा जुरिडिक्शन इसका है ना। जुरिडिक्शन का मतलब होता है
ये आपका दायरा है ना, जो दायरा है उससे बड़ा है किसका, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का। अब नेशनल ट्रिब्यूनल में जाइएगा तो और बड़ा दायरा हो जाएगा। कह रहा है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड और टू कॉन्स्टिट्यूट ए नेशनल ट्रिब्यूनल। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ अधिकार में था कि भाई ये क्या किया जाए, नेशनल ट्रिब्यूनल बनाया जाए। कब, इफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, अगर कोई झगड़ा नेशनल इंपॉर्टेंस का बन जाए कि राष्ट्रीय लेवल का बन जाए तो ये नेशनल ट्रिब्यूनल देखता है। अब देखो कोई इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री में बड़े बड़े वर्कर्स हैं, अब सारी जूता वाला इंडस्ट्री का वर्कर्स एक साथ जुड़ गया तो भाई तो नेशनल लेवल का चीज हो गया है ना, तो यहां पे दिखेगा नेशनल ट्रिब्यूनल। बी कह रहा है दूसरा नंबर, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय सच डिस्प्यूट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड एडजुडिकेशन मशीनरी हैज एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस or several aspects of labor management relation, but the adjudication suffer from procedural defects, so that the adjudication machinery has failed to achieve industrial peace। देखो ये बात बिल्कुल सही है, बोला देखो दो या दो से ज्यादा स्टेट में अगर बिजनेस है और उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो भी नेशनल ट्रिब्यूनल देखेगा। बोल रहा है द एजुकेशन जो है वो फेल हो चुका है इंडस्ट्रियल पीस को सही करने में, इट हैज इवन प्रिवेंटेड द वॉलंटरी सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन, तो वॉलंटरी लेवल पर ये प्रिवेंट कर पाया है, ठीक है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो तीन चीजें बड़ा ध्यान रखिएगा। कब सबसे पहला कंसिलेशन, अगर कंसिलेशन में आपका सॉल्व हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका आर्बिट्रेशन, अगर आर्बिट्रेशन से सॉल्व हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर इन दोनों से सॉल्व नहीं हुआ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो आप जाएंगे एडजुडिकेशन में, और वो जिस तरह का जो रीजनल लेवल चीज होगा तो लेबर कोर्ट में आप चल जाइएगा। अगर फिर कोई थोड़ा सा बड़ा हो गया वेजेस से लेकर इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड कुछ हुआ तो आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाइएगा, और अगर नेशनल लेवल का कोई इशू हुआ, नेशनल लेवल का कोई झगड़ा हो रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में तो आप नेशनल ट्रिब्यूनल में जाइएगा। बात इतना ही था, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।